नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने ट्रांसफार्मर यूनिट स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 3। और पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक देखा था मैग्नेटिक सर्किट का, कुछ डेफिनेशंस देखे थे क्या क्या होता है, जो कि आगे ट्रांसफार्मर यूनिट में सब काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आज और देखते हैं थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद हम मेन ट्रांसफार्मर पे पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं। इधर हमने साइड में लिख लिया कि अभी क्या क्या हमें कवर करना है। देखते हैं, आज कुछ करेंगे, अभी कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पिछले क्लास में मैग्नेटिक सर्किट देखे थे। मैग्नेटिक सर्किट हमने समझा था कि मैग्नेटिक सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जिस सर्किट में फ्लक्स हमारा एक कंप्लीट पाथ में फ्लो होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा था। तो आज हम देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है फैराडेज लॉ के बारे में समझेंगे, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, इसका बेसिक समझेंगे क्योंकि इसका बेसिक हमें ट्रांसफार्मर में भी यूज आएगा और यूनिट नंबर 4 जो है हमारे मोटर्स, उसमें भी यूज आने वाला है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी। ठीक है, उसके बाद क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में डिफरेंस। जितनी भी सारी चीज़ें हम लिखे हुए हैं ये सारे चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं, बस हमको एक तरीके से इसको डिफाइन कर देना है कि क्या क्या डिफरेंस है। जैसे कि मैग्नेटिक सर्किट हमने ये बोला था कि मैग्नेटिक सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें कि फ्लक्स का पाथ कंप्लीट हो, और फ्लक्स फ्लो कौन कराता है, एमएमएफ। फ्लक्स फ्लो कौन कराता है, एमएमएफ। ठीक है, तो एमएमएफ की वजह से क्या होता है, फ्लक्स, और जो फ्लक्स को अपोज करता है उसको बोलते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, ये सब पिछले क्लास में बताए थे। तो पहला ही अगर हम डिफरेंस देखें एक तरीके से, तो जब क्लोज पाथ कंप्लीट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब इलेक्ट्रिकल करंट हमारा क्लोज्ड पाथ कंप्लीट करता है तभी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये कोई सर्किट है, तो जब तक हम यहाँ पे कनेक्शन नहीं करेंगे, अगर ये वोल्टेज सोर्स है तब तक उसमें से करंट हमारा कंप्लीट फ्लो नहीं होगा, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं बोलेंगे। उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में होता है, अगर मैग्नेटिक सर्किट बोलना है मतलब फ्लक्स का पाथ क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पे आते हैं, जो कि हम डिफाइन किए थे पिछले क्लासेस में। हमारा जो फ्लक्स होता है वो एमएमएफ बाय रिलक्टेंस होता है। एमएमएफ क्या होता है, एमएमएफ की वजह से फ्लक्स होता है, और रिलक्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफ फ्लक्स। तो हमको ये डेफिनेशन याद करना था, फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ को हम क्या करते हैं, बहुत सारे किताबों में डिनोट करता है एफ से, और रिलक्टेंस को एस से। ठीक है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स किसके इक्विवेलेंट हम बताए थे, करंट के, एमएमएफ किसके इक्विवेलेंट है, ईएमएफ के, और रिलक्टेंस किसके है, रेसिस्टेंस के। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट को अपोज करता है उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स को अपोज करता है उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो फ्लो होता है उसको करंट बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट कौन फ्लो करता है, ईएमएफ। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स कौन फ्लो करता है, एमएमएफ। तो सेकेंड जो डेफिनेशन है वो हमारा जनरली जो फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड है, दोनों का अलग अलग फॉर्मूला क्या है और उसके बीच का रिलेशन क्या है। थर्ड है रिलक्टेंस का फॉर्मूला S इक्वल्स टू L बाई म्यू ए। L बाई म्यू ए, म्यू क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब कोई अगर हमारे पास कोर है तो उसमें फ्लक्स पास होने की कितनी क्षमता है, फ्लक्स पास होने की कितनी क्षमता है, वो हम आगे और अच्छे से समझेंगे कि कोर क्या है, परमिएबिलिटी क्या होता है। तो परमिएबिलिटी का मतलब ऐसे समझिए, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होती है, जैसे अलग अलग मेटल होते हैं हमारे पास, तो जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, करंट दोनों में पास होता है, करंट जो है दोनों में पास होता है, बट कॉपर में जो करंट पास होता है वो अच्छा करंट पास होता है कंपेयर टू एल्युमिनियम।
इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर की कंडक्टिविटी क्या है, एल्युमिनियम से अच्छी है। कॉपर की कंडक्टिविटी एल्युमिनियम से अच्छी है। ये हम बात की इलेक्ट्रिकल सर्किट की। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट देख रहे हैं कि किस मेटल में पास होता है, उसी तरीके से हम मैग्नेटिक सर्किट में भी देखते हैं मटेरियल जिसमें से हमारा फ्लक्स पास हो सके। तो जिसमें से हमारा फ्लक्स कंप्लीटली पास हो सके उसको हम बोलते हैं परमिएबल, उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा है। और एयर हो गया फॉर एग्जांपल, उसमें फ्लक्स अच्छे से पास नहीं होता है तो एयर की परमिएबिलिटी कम है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो सब आगे समझेंगे। जैसे कि कंडक्टिविटी है उसी तरीके से परमिएबिलिटी है। L बाई कंडक्टिविटी इंटू एरिया, रेसिस्टेंस रिलक्टेंस में L बाई परमिएबिलिटी इंटू एरिया। बस। थर्ड हम चौथा था कि फ्लक्स डेंसिटी क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। जैसे कि करंट में करंट डेंसिटी होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। उसी तरीके से होता है फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, या एक तरीके से कहें कि हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट का क्या कर दिए, आपस में एक रिलेशन देख लिए कि क्या रिलेशन है। ठीक है, एनालॉजी टाइप में। तो इस तरीके से मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट किए। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आते हैं, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट की जब चीज़ें हमको पता नहीं रहेंगी तो हम ट्रांसफार्मर कुछ नहीं समझ पाएंगे। इससे कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, कभी आ गया डेफिनेशन तो अलग बात है, बट अगर हमको इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो हमको ट्रांसफार्मर का नॉलेज अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है, मैग्नेटिक सर्किट पे। ट्रांसफार्मर का वर्क क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट, वो देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, इसीलिए हम मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट इतने अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखिए, अभी ट्रांसफार्मर स्टार्ट करने से पहले एक दो और बेसिक टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर की तरफ मूव करेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर कैसी डिवाइस है। आते हैं हम फैराडेज लॉ। सभी लोगों ने फैराडेज लॉ के बारे में सुना होगा, 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत लोग को याद होगा, बहुत लोग को नहीं याद होगा। एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या है फैराडेज लॉ। फैराडेज क्या थे, फैराडेज एक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। उन्होंने क्या कहा था, इसको समझिए, डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़िए। डेफिनेशन हम फॉर्मूला सब लिखवा देंगे, डेफिनेशन नोट्स में रहेगा, हैंड रिटन नोट्स में, पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। समझना जरूरी है फैराडेज का लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे ने ये कहा था कि अगर हमारे पास ऐसे देखते हैं हम इसको अच्छे से, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक, इस करंट की वजह से क्या होगा, पिछले क्लास में बताए थे, किसी भी करंट की वजह से, किसी भी कंडक्टर में करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, तो अगर कंडक्टर आई है तो कभी करंट निकालने का तरीका है, किसी कंडक्टर में करंट के डायरेक्शन में थंब रखिए और जो कर्ल फिंगर है वो बताता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। अगर करंट ऐसे है तो कर्ल फिंगर क्या बताएगा, उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है इस करंट की वजह से। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा तो उसके आजू बाजू में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करंट है इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। करंट की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, या अगर हम कोई परमानेंट मैग्नेट लेते हैं तो परमानेंट मैग्नेट में भी क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो परमानेंटली होता है।
और करंट वाले कंडक्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, नॉर्थ से निकलता है, ठीक है, नॉर्थ से निकलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कहाँ पे जाते हैं, साउथ में, मैग्नेट के बाहर बार, और मैग्नेट के अंदर कहाँ से आते हैं, साउथ से नॉर्थ। तो फराडे ने ये कहा था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, या सिंपली ये समझें कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, या वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से हो या परमानेंट मैग्नेट की मदद से हो, अगर वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो किसी कंडक्टर को कट करेगा, अगर वो किसी कंडक्टर को, अगर मान लीजिए हम सिंपली यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट लिए और उस परमानेंट मैग्नेट के बगल में हमने क्या किया, एक कंडक्टर रख दिया, सिंपल कंडक्टर। ठीक, तो इस परमानेंट मैग्नेट की वजह से फ्लक्स लाइन हुआ। ये फ्लक्स लाइन क्या हुआ, इस कंडक्टर को कट किया। जब हम उसके बगल में रखेंगे कंडक्टर, तो उस कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा। कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर वो उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें से करंट पास होता है। तो कंडक्टर रखे हैं, कंडक्टर आयरन होता है, कंडक्टर कॉपर होता है, तो वैसा मटेरियल रखने की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई कंडक्टर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा या पोटेंशियल। ठीक है, क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट हो गया। अगर हम सर्किट क्लोज कर देते हैं, अगर हम सर्किट क्लोज कर देते हैं, तो इसमें से क्या फ्लो होने लगेगा, करंट। जब पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल की वजह से क्या हो गया, करंट। किए हम क्या है, हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस कंडक्टर में पोटेंशियल डेवलप हो गया, और पोटेंशियल की वजह से क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है, इस कंडक्टर को जो कट कर रहा है, किसी रेट से कट करना चाहिए, किसी रेट से कट करते रहना चाहिए, मतलब ये फ्लक्स घूमते रहना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने फैराडेज लॉ में पढ़ा होगा, EMF इक्वल्स टू NdΦ/dt। कहाँ से आया ये dΦ/dt, मतलब किस रेट से जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। यही तो फ्लक्स वाली लाइन है। फ्लक्स कैसे बदलेगा, फ्लक्स कैसे बदलेगा, इस चुंबक को घुमाएंगे। जब इस चुंबक को घुमाएंगे, तो चुंबक के अगल बगल वाली जो फ्लक्स लाइन है वो भी घूमेगी, वो घूमेगी, तो वो फ्लक्स क्या होगी, टाइम के साथ घूमेगी, और टाइम के साथ घूमेगी तो इस कंडक्टर को कट करेगी। क्या हो गया, dΦ/dt। फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, किसी रेट के साथ चेंज होना चाहिए। तो E इक्वल्स टू NdΦ/dt, और आगे एक साइन लगाते हैं -n, जिस -NdΦ/dt। माइनस क्या होता है, माइनस लगता है लेंज लॉ की वजह से, उसको अभी हम आगे समझेंगे। अभी हमने बस ये कहा कि अगर कोई कंडक्टर है, किसी रेट से फ्लक्स अगर उसको कट कर रहा है, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा, बात खत्म। अभी तक हमने बस इतना कहा कि कंडक्टर और फ्लक्स में अगर रेट ऑफ चेंज है, मतलब कंडक्टर है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको क्या करिए, किसी रेट से कट कर रही है, तो इस कंडक्टर के क्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक
इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ। स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ इसलिए बोलते हैं कि अगर हम यही क्या किए कि कोई करंट लिए, कोई कंडक्टर लिए जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट की वजह से अगर अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है, इस तरीके से होता है। एक बार करंट क्या होता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो जब करंट पॉजिटिव नेगेटिव है तो फ्लक्स भी इसी तरीके से होगा, क्योंकि फ्लक्स कैसे बनता है, करंट से ही बनता है, करंट से ही फ्लक्स बनता है। तो फ्लक्स भी हमारा कैसा बनेगा, फ्लक्स भी हमारा अल्टरनेटिंग बनेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यही जब करंट अगल बगल में अगर कोई कंडक्टर है हमारे, अगर बगल में कोई कंडक्टर है हमारे सर्किट में लगा हुआ है, तो इसमें भी क्या होने लगेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से अगर ये सर्किट क्लोज करेंगे तो इसमें हमारा क्या होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है। तो एसी करंट होता है जो, उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है। एक और टर्म होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसमें क्या होता है, उसमें हम फ्लक्स को, उसमें क्या होता है कि हम फ्लक्स को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज न करते हुए कंडक्टर ही रोटेट करते हैं। मतलब हमारा जो फ्लक्स है वो फिक्स है। हमारे जो मैग्नेटिक है, परमानेंट मैग्नेट अगर हम लेते हैं, उसमें से जो फील्ड लाइन है तो वो एक जगह, हम इस मैग्नेट को घुमा नहीं रहे हैं किसी मदद से। हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर लिए हैं, इस कंडक्टर को घुमा घुमा के कट करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, या तो हम फील्ड लाइन को घुमा के इससे कट करा दें कंडक्टर से, या कंडक्टर को घुमा के फील्ड लाइन से कट करा दें। डायरेक्ट कनेक्शन दोनों में नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, बस इमेजिनरी जो फ्लक्स है वही कंडक्टर को कट कर रहा है। या तो हम मैग्नेट को घुमाएं और ये कट करें, या तो कंडक्टर को घुमा के कट कराएं। तो जब कंडक्टर को किसी रेट से घुमा के कट करा देते हैं तो उस केस में भी सेम ही चीज होता है, डी फाई बाई डी इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है। और उसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू वी एल वी। E इक्वल्स टू वी एल बी होता है, उसमें होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, B क्या है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और V क्या वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी से हम कंडक्टर को घुमा रहे हैं, किस वेलोसिटी से हम कंडक्टर को घुमा रहे हैं, किस मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड में ही तो घुमाएंगे तभी तो कट करेगा। और उसका लेंथ क्या है, लेंथ अगर L है, वेलोसिटी अगर V है, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में है B, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या होगा, VLB, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। इसकी ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर के करिकुलम में, बस ऐसे हमने लिख दिया है, समझा दिया है। हमें बस लेंज लॉ पता होना चाहिए, फैराडेज लॉ पता होना चाहिए। ठीक है। फैराडेज लॉ क्या है, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स का चेंज, फ्लक्स कैसे भी चेंज हो सकता है, या तो हम फ्लक्स ये मैग्नेट को घुमा दें, या तो कंडक्टर को घुमाएंगे, कंडक्टर को घुमाएंगे तो भी फ्लक्स चेंज होकर उसको कट करेगा। फ्लक्स का चेंज होना चाहिए। एन क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, एन क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर। ठीक है। तो एन क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर, और फिर क्या है, फ्लक्स। ठीक है। तो ये हो गया फैराडेज लॉ। ठीक है। लेंज लॉ क्या है,
लेंज लॉ समझ लेते हैं। फैराडेज लॉ ने ये बोला कि जब भी किसी कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो तो उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा, उसके अक्रॉस क्या होगा, ईएमएफ होगा, पोटेंशियल होगा। ठीक, ईएमएफ इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। किसी भी कंडक्टर में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, अगर किसी भी कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी रेट से फ्लक्स उस कंडक्टर को कट कर रहा है, अगर रेट बहुत तेज से कट करेगा तो ईएमएफ बहुत ज़्यादा होगा, रेट धीरे धीरे कट करेगा तो ईएमएफ धीरे होगा, ईएमएफ कम होगा। रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा तो अगर रेट ऑफ चेंज डी फाई बाई डी टी ज़्यादा होगा तो ईएमएफ भी ज़्यादा होगा, अगर डी फाई बाई डी टी कम होगा तो ईएमएफ भी कम होगा। ठीक है, तो ये तो था फैराडेज लॉ कि किस रेट से, और एन था नंबर ऑफ कंडक्टर, अगर नंबर ऑफ कंडक्टर भी बढ़ाएंगे तो भी हमारा ईएमएफ बढ़ेगा है। ये नंबर ऑफ कंडक्टर, ज़्यादा कंडक्टर को अगर कट करेगा तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, कम कंडक्टर को कट करेगा तो ईएमएफ कम होगा। ठीक, लेकिन जो ईएमएफ होता है, जब भी हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी एलिमेंट के क्रॉस ईएमएफ की, तो हम हमेशा साइन की बात किए हैं। जहाँ भी वोल्टेज जनरेट होता है इंडक्टर या कैपेसिटर या कोई भी सर्किट एलिमेंट में, तो हम उसके पोटेंशियल की साइन की बात करते हैं कि उसका साइन क्या होगा। ठीक है, तो लेंज ने ही कहा, लेंज ने बताया कि जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो जो अपोज द कॉज, मतलब जिस वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको अपोज करेगा। ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा था, फ्लक्स को चेंज करने से। तो लेंज ने ये कहा कि ईएमएफ ऐसे जनरेट होगा, ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसे होगी कि फ्लक्स का चेंज उतना ज़्यादा ना हो। तो इसी वजह से निगेटिव साइन लग गया। निगेटिव साइन लगने का अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ is such that polarity of EMF is such that EMF की polarity इस तरीके से होगी, polarity of EMF is such that it oppose the cause। it oppose the cause मतलब, it oppose the cause मतलब जिस वजह से ही EMF आ रहा था, जिस वजह से EMF आ रहा था उसी को अपोज करेगा। जिस वजह से ही ईएमएफ आ रहा था उस वजह को अपोज करेगा। कॉज जो था ईएमएफ को प्रोड्यूस होने का उसको अपोज करेगा। तो इसीलिए अपोजिशन की वजह से ही माइनस साइन यहाँ पे इंसर्ट किया, माइनस साइन लगा। ठीक है, लेंज लॉ और अच्छे से समझ में आएगा जब हम ट्रांसफार्मर को, उसका जब हम ईएमएफ इक्वेशन प्रूफ करेंगे तब हमको लेंज लॉ और अच्छे से समझ में आएगा कि लेंज लॉ आखिर क्या है। लेंज लॉ ये समझना है, फैराडेज लॉ से तो हमको ये पता चल गया कि कभी भी रेट ऑफ चेंज ऑफ अगर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा अगर किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप होगा। अगर हम सर्किट क्लोज करेंगे तो करंट बहने लगेगा। ठीक, सर्किट क्लोज करेंगे तो करंट बहने लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से पोटेंशियल होगा। लेंज ने ये बोला कि जो वोल्टेज होगा उसकी जो पोलैरिटी होगी, जो वोल्टेज होगा उसकी जो पोलैरिटी होगी इस तरीके से होगी, जो कॉज है मतलब जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसी को अपोज करेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैथमेटिकली क्या कहना क्या चाहता है। तो अभी तक हमने मैग्नेटिक सर्किट देख लिया, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ देख लिया, और एक छोटा सा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, बस एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे सप्लाई दी है, सप्लाई की वजह से क्या आया, करंट आया। इस करंट आएगा तो इस तरीके से इसका कॉइल है कि इसमें कॉइल में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, एक बार इधर होगा, एक बार इधर होगा, फिर नीचे ऊपर। ठीक है, तो चेंज हो रहा है करंट, चेंज करंट की वजह से क्या है, फ्लक्स। सप्लाई है, सप्लाई की वजह से क्या हुआ, करंट, करंट की वजह से क्या हुआ, फ्लक्स। ये इंडक्टर है, ये भी एक तरीके से कंडक्टर की तरह है, तो फ्लक्स क्या कर रहा है, इस इंडक्टर को कट कर रहा है,
तो फैराडेज लॉ की वजह से क्या बोले थे कि जब भी फ्लक्स किसी कंडक्टर को कट करेगा तो वहां पे क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। तो इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। मतलब इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी के वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, क्या हुआ, सेल्फ इंड्यूस। जैसे ये सप्लाई है, सप्लाई की वजह से करंट हुआ, इस करंट की वजह से फ्लक्स हुआ। वो फ्लक्स जो है, फ्लक्स क्या किया, ये जो कंडक्टर है, फ्लक्स जो है, फ्लक्स इस तरीके से चेंज होगा तो कंडक्टर को क्या करेगा, कट करेगा। तो जब भी फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा d∅dt तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। ठीक, तो उसी ईएमएफ को बोलते हैं हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि ट्रांसफार्मर में होता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होता है। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब है, हम यहाँ पे एक सप्लाई दिए और यहाँ पे एक नहीं दो कॉइल है, तो इस सप्लाई की वजह से करंट आया, ये करंट की वजह से फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा, ये फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा, तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और फ्लक्स इस कंडक्टर को ही नहीं, इसके साथ जो एक और कॉइल लगा है बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, गैप है, तो फ्लक्स तो ऐसा नहीं है कि इसमें करंट है तो फ्लक्स बस इतने में ही बहेगा। फ्लक्स का एक ऐसे एरिया होता है, कुछ कन्फाइंड एरिया होता है, तो ये फ्लक्स इसको कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो जब ये करंट इस कंडक्टर को कट किया तो यहां पे क्या हुआ, ईएमएफ बना। तो ईएमएफ की वजह से क्या होता है, करंट होगा। ईएमएफ की वजह से इस कंडक्टर में क्या फ्लो होने लगेगा, करंट होने लगेगा, सर्किट क्लोज है। या अगर हम दूसरी तरीके से कहें कि ये जो करंट की वजह से फ्लक्स है इसमें को भी कट कर रहा है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली करंट आ ही रहा है, बट ये करंट इसमें नहीं जा रहा है, बट इस करंट की वजह से जो फ्लक्स हो रहा था, और फ्लक्स इस तरीके से जो हो रहा था, तो ये फ्लक्स इसको भी कट किया, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, एम। एम किसकी वजह से हुआ, आई की वजह से हुआ, इसीलिए एम इक्वल्स टू di/dt, एम इक्वल्स टू LDI/dt होता है। म्यूचुअली इंड्यूस मतलब समझ में आया। म्यूचुअली इंड्यूस मतलब जो दूसरा वाला कॉइल है उसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है, जो पहले वाला कॉइल था उसमें जो सप्लाई लगा था, तो उसी करंट की वजह से फ्लक्स जो हुआ था, वो फ्लक्स दूसरे वाले कॉइल को भी, क्योंकि वो पास में एकदम प्लेस्ड था, तो उसको भी कट किया। और फैराडेज लॉ की वजह से हमको पता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर फ्लक्स कट करेगा तो उसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इसको अगर हम बोल देते हैं, अगर E2 यहाँ पे जनरेट हो रहा है उस फ्लक्स की वजह से, तो E2 इक्वल्स टू MDI/dt, इस करंट की वजह से हो रहा है I1। अगर इसमें करंट I2 फ्लो होने लगा तो MDI1/dt, E2 की I1 की वजह से E2 बन रहा है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन में सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आएगा, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ का भी कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पे उसको और अच्छे से देखेंगे। तो अभी सारी चीज़ें बेसिक हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से हम ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ेंगे, ये सीखेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी ईएमएफ इक्वेशन क्या आता है, कैसे डिराइव करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले वो टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।